नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। और यहां पर मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर तो पूरे भारतवर्ष से पुरुष यहां पर आए हैं, भारी संख्या में मौजूद है, हजारों की संख्या में मौजूद है। और उनके यहाँ इकट्ठा होने का कारण है कि महिलाओं के या कहें कि अपनी पत्नियों के सताए हुए पुरुष यहाँ पर हैं, जो कि मांग कर रहे हैं पुरुष आयोग की, मेंस कमीशन की। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर घर परिवार में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है और ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है जिसमें महिलाएं जो हैं, जो महिलाओं के प्रति जो कानून बने हुए हैं उनके फेवर के लिए, तो उसका दुरुपयोग करती हैं, पुरुषों पर झूठे झूठे आरोप लगाती हैं और पुरुषों को इतना प्रताड़ित करती हैं कि उनको परेशान होकर आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं। यहाँ पर एक डाटा लगा है जिसमें जिन पुरुषों ने जो है अब तक जो है आत्महत्याएं की, कुछ लोगों को वहाँ पर जो चिन्हित किया है उनकी फोटोएं वहाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से जो आए हुए, जो सताए हुए पुरुष हैं, वो अपनी अपनी जो उनके साथ जो पीड़ा है उसको यहाँ पर बयान कर रहे हैं। चारों तरफ ये पुरुष हैं, किसी ने अपने हाथ पर तो किसी ने अपने सिर पर जो है पट्टी बांधी हुई है। और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जो सताए हुए पुरुष हैं, ये कई दफे लोग या परिवार या कहें कि वो महिलाएं इस बात को भूल जाती हैं कि उनके इस विवाद से कितना गहरा और कितना बुरा असर पड़ता है। और खास करके जो महिला पुरुष जो बच्चा उनका हो चुका है, जिनकी संतानें हैं, और लड़ाई के बाद उनकी संतानों पर कितना कुप्रभाव पड़ता है, इसको बहुत गहराई से समझने की, चिंतन करने की जरूरत है। तो सीधा जुड़ेंगे यहाँ पर आए हुए तमाम पुरुषों के साथ जो पीड़ित हैं अपने अपने परिवार में, अपने महिलाओं से, अपनी पत्नियों से, और किस तरह की उनकी पीड़ा है, क्यों आज वो यहाँ पर इकट्ठा, वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सबसे नाम परिचय पहले सबका दो। मेरा नाम प्रिंस है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। और जब मेरी शादी 2022 फरवरी में हुई थी और उसके बाद से ही मैं अपने ससुराल वालों के प्रताड़न से बहुत परेशान होकर चल रहा हूँ। अच्छा, 2022 में जब शादी, तब के बाद से शुरुआत हुई? बिल्कुल सर, उसके बाद से ही मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर, मेरे साले, मेरी सास मेरे घर में आके अननेसेसरी हमें धमकाते थे और अपनी बातें घर में चलाने का हमें ऑर्डर करते थे। मेरी मदर बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, मुझे कई बार ये फोर्स किया गया कि आप अपनी मदर को अलग कर दो, आप अपनी मदर के साथ मत रहो, आप हमारी बेटी के साथ अलग से रहो, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और छोटी छोटी चीजों को लेकर मेरे घर में इंटरफेयर किया गया, जिससे कि मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। मेरी शादी के 2 साल के बाद मार्च 2024 के अंदर मेरे ससुराल वाले मेरी वाइफ को बिना किसी रीजन के मेरे घर से ले जाते हैं। जब हम उनसे रीजन पूछते हैं तो वो बताते हैं कि अभी आप दोनों की बन नहीं रही है, हम थोड़े दिन उसको अलग रखते हैं, उसके बाद हम इसे वापस भेज देंगे। बहुत कोशिश करी हमने, बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी वाइफ को वापस ले आऊं। मैंने उनसे फोन पे बात करने की कोशिश करी, फोन नहीं उठाया। जब फोन उठाते थे, मिलने के लिए टाइम मांगो, टाइम नहीं दे रहे थे। मैं बिना बताए उनके घर पे गया, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेके, जो हमारे सीनियर सिटीजन घर के हैं बड़े, उनको मैं लेके उनके घर पे गया तो हमारी बेइज्जती करके हमें घर से निकाल दिया गया, धक्के देके निकाल दिया गया। बल्कि आप ये बोल सकते हैं कि धक्के देके निकाला गया और ये बोला गया कि आपको जब हमने बुलाया नहीं घर पे तो आप क्यों आ रहे हैं। मेरी किसी वकील से डिस्कशन हुई, वकील ने बोला कि आप एक बार सेक्शन 9 का एक नोटिस भेजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको राइट है कि आप अपनी वाइफ को अपने पास रख सकते हैं, आप नोटिस भेजिए, तो उससे हो सकता है कि घबरा के वो वापस भेज दे। जब मैंने नोटिस भेजा तो मेरे ससुर जी ने मुझे बिल्कुल डायरेक्टली धमकी वाले लैंग्वेज में बोला था कि अब मैं तुझे देख लूंगा, अब मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। और उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर झूठा दहेज का केस, झूठा मारपीट का केस, ये सब केस कर दिए। उसके बाद भी मैंने गाजियाबाद में, क्योंकि मैं रहता हूँ, तो मैंने गाजियाबाद कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 का एक केस डाला कि मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। वहाँ पर मेरे साले और ससुर ने बाइक से मेरा पीछा किया, साथ में उनके 2 अपरिचित लोग थे, उनको मैं नहीं जानता, वो भी मोटरसाइकिल से थे, और बेसबॉल के डंडों से मेरे ऊपर हमला किया, जिससे कि मेरे को चोट नहीं आई, मैं बच गया ऊपर वाले की दुआ से। मगर मेरी बाइकल जिससे मैं ट्रैवल कर रहा था उसके ऊपर उसको चोट आई और उसमें नुकसान हुआ। उसके बाद मैं कम से कम पिछले 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ कोर्ट थाने के कि मेरी कंप्लेंट लिखी जाए, मेरी कंप्लेंट लिखी जाए। कोई भी कानून, कोई भी सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है और मैं बहुत परेशान होकर चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह शादी के बाद ही तुरंत किस तरह से परेशानियां हुई और महिला अपने मायके में है, उसके बावजूद भी मारपीट और उसको प्रताड़ित करने का आरोप। तो कैसे ये संभव है, ये सब आप जो है अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।
नमस्कार, बहुत स्वागत है। क्या आज यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो सत्याग्रह आप कर रहे हैं, पुरुष सत्याग्रह, जी, पुरुष सत्याग्रह। मेंस कमीशन की मांग कर रहे हैं, तो क्या आपकी पीड़ा है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि कानून के लड़की की तरफ से तो लड़कों की भी कानून बने। तो ये लड़कियां जो मिस यूज कर रही है कानून का, जी, मिसयूज के साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा हाँ, घटना है? मेरे साथ हुआ है घटना। दर्शकों को बताएं। मेरे साथ ऐसे घटना हुआ है कि मैंने शादी करी 2021 में जुलाई में। उसके बाद कुछ दिन रही, उसके बाद हमने देख लिया किसी और से बात कर रही है वो लड़की। फिर मैंने बोला, फोन पकड़ा, बात करते करी, तुमको छोड़ देंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके माँ बाप को बताया, माँ बाप ने कुछ वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया बात। फिर मैंने चुप हो गया, मेरा किसी तरह रिश्ता बचाया। फिर वो चली गई गाँव। फिर गाँव से आने के बाद मैं मतलब प्रेगनेंट हो गई थी। फिर गाँव से आने के बाद मतलब मैं लाना बहुत कोशिश किया समाज के थ्रू, तो समाज के थ्रू लाए हम, मेरे ऊपर बॉन्ड पेपर बना और हम लाए। उसके बाद फिर वापस चली गई वो, और मैंने फिर लाने की कोशिश किया, करे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए कम से कम। तब हम आपने रिश्ता बचाने की जिम्मेदारी निभाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मानी। हाँ, समाज के थ्रू और डायरेक्ट भी बात किया, कह रहे मुझे पैसे चाहिए। तब हम उसके बाप माँ सब कह रहे कि मुझे पैसे चाहिए, तब हम जाने देंगे लड़की को। फिर मैंने कोर्ट में केस डाला, फिर हम पोस्ट में नहीं आए। फिर जाके उसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, और 98 DB मतलब जितने वोमेन पैकेज होता है फुल पैकेज मेरे ऊपर लगा हुआ है जी। और हम चाहते हैं कि लड़कियों कानून, लड़कों की तरफ भी कानून बने, या तो दोनों को खत्म करें जी। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मेरे बेटे का चल रहा है, एक बेटे का। हाँ जी, हम इतना डर गए थे शुरू में। हम अभी भी अपने बेटे, कभी उसकी माँ सोती है उसके साथ, कभी रात को मैं सोता हूँ अकेला सोने में, डर के मारे कि कुछ कर ना ले। अच्छा। इतना घबरा गया था। हम घर से निकल नहीं देते, अब क्या काम पे जाने लगा है। इतना परेशान कर दिया था, हम सब कुछ पैसे देने को राजी हो गए थे, सब कुछ राजी हो गए थे। इतना मतलब ये तो ऊपर वाले ने ऐसा कृपा किया है कि हम बच गए। इन्होंने ऐसे डराया था, इतना डराया था। कभी एक वुमेन सेल में दूसरे में शिफ्ट करा, डरा के इतना डरा दिया था। ये तो ऊपर वाले ने हमारे को बचा दिया। हमने कहा कोई खानदान नहीं चलाना, तो बच गया बहुत है। हमने शादी नहीं करनी बच्चों की, ऐसे खानदान गलत जमाने खानदान चलाने के ना, कोई खानदान नहीं। अब रोते रहे, 1 साल तो रोए। मैंने इतना परेशान किया, इतना बिना वजह ऐश कराए, लड़की को इतना ऐश कराया, कोई जिंदगी पे कोई हमारी भी ऐश नहीं करा सकता होगा, लेकिन उन्होंने हमारी कदर ही नहीं करी। हम सिंपल लोग थे, उन्होंने इतना परेशान किया, इतना रो के हम तो अब डर के जी रहे थे। ये तो वकीलों का भला वकील लगाए थे जी, डरो मत, जब अब तुमने किया नहीं तो डरते क्यों हैं? जब तुमने कुछ किया नहीं, ऊपर वाले ने सजा इनको देनी है। एक लेडी अभी रो रही थी, उसने 40,000 इंसाफ, कहती है मैंने लड़की को इंसाफ किया, उसके बच्चे को खा गई। तो फिल्म इंडस्ट्री में था बेचारा, यूपी का, उसके बच्चे को ऐसे मार गई। ये देखो, फिर भी वो होते हैं जो झूठ का साथ देती है, उनको भी सजा मिलेगी। अगर सच्ची होता है उसके आदमी को फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो सच्ची होता है वो तो कोर्ट में आती ही नहीं, वो कहती है मुझे जो दे रहे थे वो जान छुड़ाओ, मैंने नहीं कोर्ट केस लड़ना। जो ये पैसे के चक्कर में करती है ना, जो कहती है मैं यहाँ रहना ही नहीं है, माँ बाप को, बेटे को मैंने कहा तू छोड़ दे, वही रह जा ससुराल में, नहीं माना। मैंने कहा कोई बात, यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं माना। वो कहती है माँ बाप को छोड़ छोड़ छोड़, बेटा छोड़ता नहीं, हमारा क्या कसूर है? वो कहता मैंने माँ बाप को नहीं छोड़ता, रोता बेचारा और रोज रोता है, माँ बाप को नहीं छोड़ता। मैंने कहा छोड़ दे, कोई बात लेकिन वो कहते हैं माँ बाप को छोड़ के हमने कभी नहीं कहा। ऊपर वाले बाकी लगते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। सच बात है। तो आप देख सकते हैं एक पिता की पीड़ा है, और कोई भी पिता हो या किसी भी औरत का पति हो, वो पूरा कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी को जो है उसके सामर्थ्य के अनुसार सुख देने की, जो भी उसकी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करता है। उसके बावजूद भी जो है कुछ महिलाएं जो है किस तरह से करती है, आप छोटी सी है मेरी बेटी, उसके नाम भी जिसका भाई नहीं है, बहन है, उसके बारे
में लिखवा देंगे, भाई है तो भाई के बारे में लिखवा देंगे, रेप जो शुगर है बेटी के बारे में लिखवा देंगे, रेप के बारे में चलेगा। बहुत धन्यवाद, भगवान जी आपके साथ अच्छा कर। हाँ नमस्कार। आपका नाम परिचय बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा से आप यहाँ आए हैं? यस सर। अच्छा, क्या आज के टाइम में पुरुष होना गुनाह है, शादी करना गुनाह है। मेरी शादी 11 दिसंबर 2020 जीवन साथी .com के माध्यम से हुई थी। मेरी पत्नी मात्र 7 दिन मेरे साथ रही, उसके बाद वो मेरे छोड़ के चली गई और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन कभी नहीं बनाता। उन्होंने ये बहाना लगाया कि पीरियड्स हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ रहना जिंदगी भर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई विरोध नहीं किया। 7 दिन तक रही, सारा जो भी सामान होता है वो लेके चले गई और वहाँ जाके उन्होंने 498A और सेक्शन 9 और 125 मेंटेनेंस खर्चा का जो केस होता है वो दायर कर दिए। उससे पहले उसने पुलिस थाने में झूठी मेरी FIR लिखवा दी कि ये मुझे तंग करता है। जब 7 दिन में क्या मैं इसको तंग करूँगा। और मेरे शादी के 7 ही दिन हुए थे, मात्र 7 दिन हुए थे और उन्होंने झूठे केस लगा दिए। मैंने कहा मैं सही हूँ तो मैं फाइट करूँगा और मैं 5 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ। और उसके बावजूद मेरे को इतना हरासमेंट किया गया बिकॉज ऑफ फर्स्ट केस की वजह से। जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ कि उसने क्या किया था मेरे बाप ने कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया बच्चे का, क्या हमारे दोनों का ही बच्चा भी है। मैंने जज साहब से बोला कि जज साहब हमारे बीच में फिजिकल नहीं बनता, बच्चा कहाँ से हो गया। मैंने DNA की केस लगाई, उन्होंने वो खारिज कर दी, नहीं मानी उन्होंने। मैंने कहा चलो बच्चा किसी का भी है, मुझे देखने का अधिकार था बच्चे का। मैंने ये बात रखी लेकिन जज साहब ने वो भी नहीं मानी और खर्चा लगा दिया मेरे ऊपर। उसके बावजूद मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में आगरा में मैं केस डाला था, उसने झांसी से केस डाला था, वो झांसी की रहने वाली है। तो मैंने यहाँ जज साहब ने सारी देखा तो मुझे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। डाइवोर्स दिया, जिस दिन डाइवोर्स दिया उस दिन वो प्रेजेंट हो गई कोर्ट में, रिकॉल करा के उसने स्टे लगा दी, ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा दी और केस स्टे करा दिया। डाइवोर्स भी नहीं होने दे रही, डाइवोर्स भी नहीं होने दे रही और आ भी नहीं रही है और सिर्फ ये सब खर्चे के लिए, पैसे के लिए कर रही है सब। अब मेरा सवाल सबसे बड़े जुडिशरी से है कि डेट पड़ती है लेकिन सुनवाई क्यों नहीं होती। आम आदमी की इज्जत क्या गलती है। जो लचीला जो कानून प्रणाली है उसको लेकर के भी बहुत बड़ी आम आदमी क्या गलती है। मैं अगर 10 रुपये की चीज देता हूँ, मैं 2 रुपये 1 रुपया टैक्स देता हूँ। मैं आम आदमी टैक्स भर रहा है कि आम आदमी को समय से न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आप कानून के नाम पे आप हरासमेंट कर रहे हैं लोगों का। आपने कानून बना दिया, एक तो आपने महिला पक्ष वाले कानून बना दिए सारे, मेरे साथ हरासमेंट हुआ लेकिन मैं नहीं बता पाया बिकॉज मेरे लिए घरेलू हिंसा का केस मैं नहीं ज्यादा कर सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये बोला है कि घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ भी होती है। रिसेंटली ये केस में जहाँ पर एक वाइफ ने उसको जला दिया था, बहुत सारे ऐसे महिलाओं सास को मार रही है इस तरह से। हाईकोर्ट बोल रहा है इस चीज को घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ होती है लेकिन फिर भी सरकार जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं बना रही है। इसके बावजूद भी केस चलता है, तब सब केस चलते हैं कोर्टों में, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। इतना लंबे केस क्यों चल रहे हैं। एक समय पर अगर किसी को न्याय नहीं मिला, समय पर आम जनता को न्याय नहीं मिला, क्या वो अन्याय नहीं है। ये वो भी एक अन्याय। अगर आप मेरी उम्र 32 साल उम्र है, आप मेरे को 10 साल 20 साल बाद मुझे आप न्याय दोगे, 50 साल की मेरी उम्र होगी, बताओ क्या गारंटी कि आपको न्याय मिलेगा। मैं 60 साल का हो गया, मांग 50 हो गया, आपने मुझे 1 तलाक की डिग्री पकड़ा दी, वो मैं क्या करूँगा। मेरी तो पूरी उम्र चलेगी। तो मेरी बस मैं भारत के कानून मंत्री और भारत सरकार से बस यही मांग करना चाहता हूँ कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले टाइम में लोग शादियाँ नहीं करेंगे, तो ये शादी का जो सिस्टम वो ब्रेक हो जाएगा। तो मैं ये जेंडर न्यूट्रल लॉ आना चाहिए देश के अंदर। ये क्योंकि जब कानून बने थे 1955 में बने थे, तब से लेकर अब तक बहुत चेंजेस हो गया, महिलाएं काफी एजुकेटेड हो गई। तो आज के टाइम पे ये जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाना चाहिए, इसकी जरूरत है आज के टाइम में। आपके साथ कोई घटना हुई है महिलाओं? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आलम है, मैं दिल्ली संगम ब्यास से हूँ। मेरे मेरा नाम मोहम्मद आलम है, मैं दिल्ली संगम ब्यास से हूँ। मेरी फाइल 1 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल है, 21 नंबर गली, मेरा 16 नंबर गली है। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर 144, 498 DB
144, 498 DB, 125 का केस कर रखा है कोर्ट में। 1 साल होने वाला है केस चल रहा है। मेरी वाइफ का ये कहना है अपने माँ बाप से अलग रहो, जितनी कमाई ला रहे हो, पेमेंट ला रहे हो, सारी मुझे दो, मैं घर चलाऊंगी, अलग रहूंगी, किराए पे रहो, अपने माँ बाप के साथ। मेरे पापा 75 से ऊपर है और मेरी मम्मी 65 पार है। मेरी मम्मी 65 पार है और मेरे मम्मी 65 पार है। वो यूँ कहती है अपने माँ बाप से सबसे अलग रहो, मेरे साथ रहो। मैंने मना कर दी तो मैंने 15 दिन से फिर उसने खाना नहीं बनाया। खाना नहीं बनाने कह रही मैं अलग रहूंगी। जिद कर ली, चूल्हा वूल्हा सब अपना अलग कर लिया। तो मैंने मना करी। मैंने सास को फोन करा, मैंने सास को फोन करके मैंने बोला आ जाओ, एक सलाह मशवरा कर लो, बातचीत कर लो आके। तो मेरी सास कह रही तुम जाने और वो जाने, मैं क्यों बीच में तुम्हारे लोग। तो मैंने बोला आपकी लड़की गलत चल रही है। तो मेरी सास मेरे को उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगी। फिर मेरी मम्मी बोल रही ला मेरी बात करा, मेरी मम्मी से भी उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगी। तो फिर मेरी मम्मी ने भी थोड़ा बहुत जवाब दिया। तो फिर मेरी सास ने बोला 100 नंबर कॉल कर, इन सबको बंद करवा, अभी बंद करा। रात के 10 बजे 100 नंबर कॉल करी मेरी वाइफ ने। 100 नंबर कॉल करते ही पुलिस आई। पुलिस आने 2 बार गुजर चौक मारे, गुजर चौक पे गई। गुजर चौक जाके 2 बार देख के आई, 2 बार पुलिस वाले नहीं आए। तीसरी बार में जिप्सी पे आई। जिप्सी में बैठ के आने के बाद फिर मेरी वाइफ ने बोला सर इनने 3 लाख रुपए दहेज मांगा है। तो पुलिस वालों ने बोला मायके जाते हो? तो कह रही हाँ जाती हूँ सर। तो उन्होंने बोला कुछ रिकॉर्डिंग कर रखी है? सर पापा 2 लाख लाऊं, 3 लाख लाऊं, अभी 1 लाख का इंतजाम हुआ है, अभी 1.5 लाख का इंतजाम हुआ है, 3 लाख का इंतजाम नहीं हुआ। कुछ रिकॉर्डिंग कर रखे, कुछ प्रूफ है? तो कह रही सर कुछ प्रूफ नहीं है। और कह मेरे पापा को वो फिर पूछ रहे पुलिस वाले सबूत कौन है? तो मेरे साथ मेरी सास थे और मेरे ससुर थे, इनने दहेज मांगा। फिर पुलिस वाले समझ गए झूठ कह रही है। तो उन्होंने बोला ऐसा है और क्या बोला है? और कह रही मेरी वाइफ सर मेरे ससुर ने सबने 8 लोगों ने मिलकर मारा है। तो पुलिस वाले ने कहा तू आप जरा सी भी चोट दिखा दो तो अभी सबको ले जाके बंद करूंगा, सबको ले जाके बंद करूंगा। तो जरा सी भी चोट नहीं दिखाई उन्होंने, क्योंकि 8 लोगों का नाम लिया था। झूठे आरोप। तो पुलिस वाले वहाँ ठीक थे, तो उन्होंने जो है मामले को भांपते हुए जो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, वरना ऐसे भी पुलिसकर्मी है कुछ नहीं सुनते सीधा। उन्होंने बोला अभी ले जाऊंगा सबको और सभी सबको अभी थाने में बंद करूंगा, आप जरा सी चोट दिखाओ आपकी मेडिकल कराऊंगा। चुप हो गई, कुछ नहीं कहा मेरी वाइफ ने। और फिर उसके बाद कह रही सर मैं 15 दिन से भूखी थी। तो पुलिस वालों ने खुद बोला अगर तुम 15 दिन से भूखी हो तो ये बताओ 2 बार आप जिप्सी के पास आए हो, तीसरी बार जिप्सी में बैठ के आए हो। 15 दिन इंसान तो चलता नहीं है, 15 दिन से भूखे इंसान कैसे रह पाएगा? देख सकते हैं कि कोई महिला मतलब अपने पति के प्रति जो उसका प्रेम प्यार या उसकी जो मान मर्यादा या सम्मान होता है उसे छोड़कर किस तरह से झूठे इल्जाम लगाते रहते हैं। मेरी वाइफ ने फिर मेरे को अटैक पड़ गया। मैंने पुलिस देखी नहीं आज तक, मेरे पूरे परिवार में खानदान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घबराहट हुई, मैं नीचे पड़ गया, मेरे को अटैक पड़ गया था। तो मेरे को सब लोग आस पड़ोस के सब देखने लगे, तो मेरी वाइफ पीछे गई, ऊपर से सारे जेवर मेरे प्रूफ हमारे जाति प्रमाण पत्र, हमारा मूल निवास पत्र, मेरे बच्चों की LIC जो मैं भरता था, अभी भी मैं LIC भर रहा हूँ बच्चों की, और मेरे बच्चों के सुकन्या फॉर्म, बैंक के सारे प्रूफ लेके पीछे वाले गेट से रात के 11 बजे चली गई मेरी वाइफ। हाँ, मेरे को मरता हुआ छोड़ गई। फिर उसके बाद मेरे को वुमेन सेल में केस कर दिया। केस में बोला सर इन्होंने 5 लाख रुपए मांगे हैं, 5 लाख रुपए मांगे। तो वुमेन सेल में सर अच्छे थे, उनने बोला चलो ठीक है 5 लाख मांगे तो आपके घर में कितने कमाते हैं? तो कह रहे मेरे 5 भाई है, सब 5 भाई अलग अलग रहते हैं। कह रहे मेरे 5 भाई हैं, सब 5 भाई अलग अलग रहते हैं। तो मेरा फिर पुलिस वालों ने बोला सर ने 5 भाई अलग अलग रहते हैं तो सबका परिवार है? कह रही हाँ। कह रही आपकी मम्मी, कह रही मेरी मम्मी एज है। तो ये बता 5 लाख मांगेगा या आपसे 5 भाई है 5 लाख मांगेगा, तो आपके भाइयों पे भी तो होना चाहिए 5 लाख देने के लिए। ये बताओ ना। पुलिस वाले भी वो अच्छे थे, उन्होंने बोला अगर 5 लाख भी मांग रहा है तो आपके पास देने के लायक भी तो होना चाहिए। तो बोल रही सर मैंने बुलेट मांगी है। तो मैंने बोला सर मेरा शरीर देखो और एक बार बुलेट को देखो आप हैं, अगर मैं बुलेट की किक मार लूं या बुलेट चला लूं तो आप बता देना मैंने बुलेट मांगी है। ये सब झूठे बोल रहे हैं। कह रही सर 15 दिन से भूखी थी, मुझे इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, मेरे बच्चे को पढ़ाते नहीं है लिखाते नहीं है,
मैंने बोला सर आप इंक्वायरी करी जाए, सब कुछ करी जाए, सब पता चलेगा आपको। तो फिर कह रहे जाएगी साथ में, कह रही सर जाऊंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। तो पुलिस वाले ने कहा ये अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ छोड़ के जाएगा। तो अगली डेट दे दी। अगली डेट में भी वो एक लेडीज पुलिस वाली थी, वो भी अच्छी थी, उनने भी बोला क्या हुआ। मैंने मैम ये बोल रही है माँ बाप से अलग रहो और जितने भी पैसे कमा के ला रहे हो मुझे दो और अलग रहूंगी मैं। तो मैंने बोला सर मेरे माँ बाप 75 से पार है, मेरी मम्मी 65 से पार है, तो गठिया भाई है, 2 ऑपरेशन मेरी मम्मी के हो रखे और मेरी मम्मी को चला नहीं जाता, हाथ पैरों से थोड़े लाचार हैं, तो हाथ पैर चला नहीं जाता। तो वो भी मैडम समझिए, मैडम ने बोला इसमें जितनी भी आपने लिखी है ना आधी से ज़्यादा बातें झूठी हैं। तो उन्होंने मैडम ने भी डेट दे दी। डेट अभी वुमेन सेल में चली रही थी, इतने में 125 कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डाल दिया। मेंटेनेंस की पहली डेट पड़ी, पहली डेट में कोर्ट जज ने मेरे से 11,000 रुपये मांगे। 11,000 रुपये ये 16 तारीख को 16 अप्रैल को मैं 11,000 रुपये दे के आया हूँ। किसी से उधार मांग के, यार दोस्तों से उधार मांग के 11,000 रुपये दे के आया हूँ। और उसके बाद अभी वो डेट चल रही है, मेरे डीबी का भी केस डाल दिया। डीबी का भी 24 तारीख को 24 अप्रैल को मेरे डीबी का भी दहेज का भी केस चल रहा है। अब उसमें पता मेरे 8 जनों का नाम लिखवाया, सबने मेरे भाई का छेड़छाड़ कर लिखवाया, सलवार फाड़ दी, छाती पे हाथ लगा दिए, उल्टे सीधे जितने आरोप थे पूरे परिवार पे सब पे आरोप लगाया। आप देख सकते हैं कि कितनी दुखद घटना है और ये सिर्फ एक ऐसे अकेले पुरुष नहीं है, पूरे भारतवर्ष में न जाने ऐसे कितने पुरुष हैं जो इस तरह से महिलाओं को सताएंगे। तो यही सब जो यहाँ पर जो अपनी पीड़ा को लेकर के सब लोग आए हैं जो मेंस कमीशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत कम है और महिलाओं से प्रेरित होकर के ही उनकी पीड़ा को सह करके ही पुरुष यहाँ मेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। और आप एक महिला है तो आप इनको सपोर्ट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि महिला खाली एक वाइफ का ही नाम नहीं है, महिला एक बहन भी है, एक माँ भी है और एक बेटी भी है। तो मैं यहाँ हूँ मेरे उन भाइयों के लिए जो टॉर्चर का वो हो रहे हैं इस टाइम, उन्हीं की सपोर्ट में कि महिलाओं को खाली एक वाइफ के रूप में क्यों देखा जा रहा है। जिस माँ का बेटा गया वो महिला नहीं है, जिस बहन का भाई परेशान है, जो राखी बांधती है अपने भाई से कि मेरी रक्षा करो, आज उसकी रक्षा के लिए कौन है? फिर इस चीज के लिए है, अगर हो तो हो। चलिए बहुत बढ़िया। आप जैसी महिलाओं को आगे आना चाहिए, सभी लोगों को आगे आना चाहिए। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। क्या परिचय आपका, कहाँ से आए और क्या आपकी पीड़ा है? बेसिकली सर हम राजस्थान से हैं और यहाँ दिल्ली रहता हूँ मैं। बस वही कि जो आजकल जो झूठे मुकदमे हो रहे हैं 498 के और इनके जो खिलाफ जो अभियान चल रहा है और ये पुरुष आयोग बन रहा है, वो हमारे लिए हमने सोचा कि हम ठीक है, हमें इसे जानना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। बिकॉज हम भी कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से परेशान हैं। हस्बैंड वाइफ बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो अपने परिवार में रिश्तेदार कोई ना कोई तो समाज तो एक ही है ना सर। थैंक यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे। मैक्सिमम सारे मेंस हैं, मेंस कमीशन की मांग कर रहे हैं। आप एक महिला हैं और यहाँ पर आई हुई है, तो क्यों आई है, क्यों इन लोगों के साथ है, क्या पता है? परिचय एक बार अपना दें। मेरा नाम राधिका है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। एंड सच्ची बताऊँ एक बात, तो आई थिंक जो लॉज हमारे वुमेन के लिए बना गया है कि अगर वुमेन के साथ कुछ गलत हो जाता है या अगर उनके कोई ऐसी गलत छेड़खानी कर दी जाती है, उसको लेके जो लॉज बने आई थिंक वो न्यूट्रल होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता, एक वुमेन बोल देती है मुझे इसने हैरेस किया है, आप उस पर तुरंत कार्रवाई कर लेते हैं। एक्चुअल में वो हुआ है या नहीं, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। अगर यही एक लड़का कोई बात बोले, क्योंकि हम देखते थे कि लड़कियों के साथ ही हैरेसमेंट हो रही है, पर एक्चुअल में देखा जाए एक बंद कमरे में एक लड़के के साथ भी उतनी हैरेसमेंट होती है और वो करने वाले और उनकी सीनियर ही होती है, उनके बॉस ही होते हैं। और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको लेके शर्माया जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समाज के आगे उठाया जाए और लड़कियों को तो फ्रंट पे आना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि जब तक लड़कियां नहीं आएंगी इस चीज के लिए आई थिंक तब तक इसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हम आदमी से आदमी इसको तो बात सकते हैं, लेकिन जब तक लड़कियां नहीं समझेंगी, लड़कियां इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हाँ हम गलत है, तब तक ये चीजें कभी बढ़ ही नहीं सकती हैं। ये फिर इसी लेवल पे रह जाएंगे और इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। तो आप भी चाहते हैं मेंस कमीशन और महिलाओं को इसके फेवर में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जब तक आप उनको लाएंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं कि चीजें हो कैसे रही है और आप कितना गलत कर रहे हो, तब तक आप कैसे किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। अब आप समझो, जब तक एक मर्डर हो गया है, मर्डर होने के बाद आप किसके पास जाते हैं? कानून के पास जाते हैं, क्योंकि कानून को पता है कि कानून ही ये सब ठीक कर सकते हैं। आपको पता है कि कानून ठीक कर सकता है,
वैसे ही आपको ये बताना चाहिए कि इस चीज को ठीक करने के लिए सिर्फ लड़कियां ही हैं जिनको आप पिक कर सकते हो और उठा के उनसे बात कर सकते हो और उनके तक ये चीज पहुंचाओ। आदमियों में पहुंचाना कम करो, लड़कियों में पहुंचाना इसको जरूरी है। राइट, क्या बात है, शुक्र है कि आप जैसी महिलाएं जो है इस चीज को समझती हैं और पुरुषों के साथ भी। शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अमजद खान है जो कि बाइक राइडर है और पहले 15,000 किलोमीटर की यात्रा करके जो मेंस कमीशन है, जो पुरुष जो सताए हुए हैं उनकी आवाज को उठा करके जो है अपनी बाइक राइडिंग के दौरान पूरे सफर में जो है लोगों को इस बात के लिए जागृत करते रहे, अवेयर करते रहे और अब आगे जो है इनका 25,000 किलोमीटर की यात्रा करके इसी मुद्दे को जो पूरे दुनिया भर में, देश भर में फैलाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आप इतनी एक लंबी राइडिंग आपने बताया कि करके जो है, तो आप अकेले हैं या आपके साथ टीम होती है, कितने लोग होते हैं? सर मेरे साथ टीम थी, पिछले साल मई था और ये संदीप जी थे मेरे साथ, 2 लोग थे और इस बारे में कोशिश करेंगे हम 5 से 10 लोग हम लेके चले इसी मुद्दे को। मेन इस कॉज का ये पर्पज क्या है, मैं भी एक मेल हूँ, मेरे बच्चे भी मेल है फीमेल है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर कानून बन जाता है तो मेरे बच्चों के लिए ही एक अच्छी चीज है कि कोई चीज गलत होने से पहले ही अगर बन जाए। अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, देखो मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे पास कोई केस नहीं है, मैं 25 साल से ये समाज सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, काफी सालों से ये काम कर रहा हूँ। तो हम हर एक उस कंसेप्ट के लिए काम करते हैं कि न्याय मिले। हम फ्यूचर के लिए अभी काम करें तो हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा, फ्यूचर अच्छा बनेगा तो देश की उन्नति होगी, देश का पूरा नाम पूरी दुनिया में होगा। और हम अपने ही उलझने सवाल नहीं कर सकते तो हम हमारा बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य कहाँ लेके जा सकते हैं हम लोग। ये आज की इस कंडीशन में ऐसे है कि मेंस का कोई भी कानून, कोई भी लॉ नहीं है, इनके उन पर केस हो जाता है। हमारा कहना बस इतना ही है कि हम भी एक हकदार है, हम भी टैक्स पे है, हम भी चाहते हैं कि नेचर है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, एवरीवन ऑफ कमीशन। तो मेल का कमीशन नहीं, हमारा कहना किसी के खिलाफ नहीं है, हम इतना ही कह रहे कि हमारा भी मेल का कमीशन बने, कोई सुनने वाला हमारा भी हो। तो आप ये जब यात्रा के दौरान ये पैगाम दे रहे होते हैं तो लोग समझ रहे होते हैं, किस तरह से लोग मिलते हैं, कुछ ऐसा कुछ? लोग सर काफी अच्छे से समझ रहे हैं, काफी अच्छे से चाहते हैं। लोगों की दिक्कत क्या हो रही है, सामने कौन आएगा? हमें पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज उठी, आदमी के लिए आदमी पहले बार अच्छे साल में रोड पे आया हुआ है। कहना सब कुछ है लेकिन आगे आएगा कौन? तो हिंदुस्तान से संदेश ये मिला कि आदमी के लिए, आदमी का कानून हक मांगने के लिए पहली बार इंडिया में ये चीज हुई है। तो लोग जुड़ रहे, अच्छी खासी क्वांटिटी जुड़ रहे। आप भी देखे होंगे कि पिछले बारिश और अभी बारिश से काफी सारा ऑल इंडिया आया हुआ है। तो हम ऑल इंडिया में हर जगह जाके, हर लोकेशन में जाके लोगों को यही चीज समझाएंगे कि नॉर्मल है, सबका है, तो हमारा भी बनना चाहिए। थैंक यू। साल 75 साल 100 साल पहले था, दूसरे का 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो चुका है। तो इससे तो यही कंक्लूजन निकलता है, जो आपने जितने भी ये प्रोग्राम चला रखे एक ही जेंडर के लिए चला रखे। सबसे अच्छा उदाहरण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लूँ, उसमें हमने कह दिया कि हम तो घर देंगे, वो तो एक ही जेंडर को देंगे। तो ये किस तरीके की पॉलिसीज हैं, किस तरीके की स्कीम्स हैं, ये हमारी समझ से परे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह महिलाओं के सताए हुए पुरुष जो अपनी आप बीती, अपनी पीड़ा आपके साथ साझा कर रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है जिसको लेकर के आज लगभग हर परिवार दुखी है, कोई किसी वजह से, तो कोई किसी वजह से, तो कोई किसी वजह से। और महिलाएं क्यों इतना दबाव बनाती हैं पुरुष पर, जिसके चलते उनको परिवार से अलग होना पड़ता है, अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है, ना जाने कितने रिश्ते इससे प्रभावित होते हैं। इन सब बातों का आप भली भांति जानते होंगे और इन सब बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मेंस कमीशन की मांग यहाँ पर आए हुए तमाम पीड़ित पुरुष जो है यहाँ पर कर रहे हैं, कितनी इस आयोग की, इस कमीशन की जरूरत है, ये आप जरूर हमारे साथ अपनी बातों को साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।